प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारी एक YouTube चैनल अंग्रेजी में भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर इन्हें आप देख सकते हैं। यह चैनल किन उद्देश्यों लक्ष्यों के लिए एवं किस दर्शन के साथ लॉन्च की गई है इसकी जानकारी भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देंगे, अपितु जिन विषयों मुद्दों को हम प्रस्तुत करते हैं उनकी विषय वस्तु की गहराई की तरफ ध्यान देने का कष्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हमारी चैनल क्रांतिकारी आधारभूत व मौलिक विचारों को प्रस्तुत करती है तो साथ ही आपके ज्ञान में वृद्धि कर रही है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। सब्सक्राइब करते समय बेल बटन भी दबाने का कष्ट करें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। आज हम हमारे भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है उसके विषय में हम अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इन दिनों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्टोरल जो मशीन है जिसको शॉर्ट में ईवीएम मशीन कहा जाता है, इसके विषय में काफी देश में चर्चा चल रही है। आम जनता इसके काफी विरोध में है, लेकिन हम इस विषय पर चर्चा कभी अलग से करेंगे। हमारा आज का विषय है हमारे देश की जो निर्वाचन प्रणाली में क्या गुण है और क्या दोष है। इसके लिए हमने एक आलेख तैयार किया है जो पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है। इस आलेख का हमने नाम दिया है वर्तमान निर्वाचन प्रणाली के गुण दोष, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इस आलेख को हमने कुल 3 खंडों में विभाजित किया है, अर्थात इसके 3 एपिसोड्स आपको देखने सुनने को मिलेंगे। आज हम इसका पहला एपिसोड आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में कहावत के रूप में एक तथ्य स्थापित है, अच्छी सरकार के बनिस्बत एक प्रतिनिधि सरकार श्रेष्ठ होती है। इसको इंग्लिश में इस तरह से कहा गया है, ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज ऑलवेज प्रेफरेबल देन ए गुड गवर्नमेंट। इस प्रकार लोकतंत्र का राजनीति विज्ञान यह स्थापित करता है कि भारत का शासक वर्ग कितनी भी अच्छी सरकार बना ले या गुड गवर्नेंस कर ले, वो लोक कल्याणकारी नहीं हो सकता। उल्टे आम जनता को अकर्मण्य, भीरू, आलसी, भाग्यवादी एवं इसी शासक शोषित वर्ग का आश्रित बनाता है। इन सब उद्देश्यों के लिए भारत के शासक वर्ग ने एक ऐसी निर्वाचन प्रणाली विकसित की है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके ही सत्ता सुख को पुख्ता करती है। यह प्रणाली वास्तव में भारत के शासक वर्ग को ही लाभ पहुंचाती है और उसी के लिए गुणकारी, मेरिटोरियस है। देश का शेष 90% जनता के लिए यह प्रणाली अभिशाप के रूप में है। भारत में चुनाव सुधार अभियान CERI तुमकुर कर्नाटक के अध्ययन के अनुसार मैं आपको ये बता देता हूं, भारत में चुनाव सुधार अभियान एक संस्था है जिसने कुछ इस विषय में अध्ययन किया है। उनके अध्ययन के अनुसार भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश वास्तव में अनेक राष्ट्रीयताओं वाला देश, जहां बहुदलीय प्रणाली और गठबंधन की राजनीति आज कायम है, वहां यह प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों और जनप्रतिनिधित्व के को स्थापित करने वाली नहीं हो सकती। CERI द्वारा जारी पुस्तिका वर्णन प्रस्ताव
मीन्स बर्लिन डिक्लेरेशन के अनुसार चुनाव प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक कार्यशाला पिछले 17 से 19 अक्टूबर 2011 को बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुई थी। भारत की इस पास द पोस्ट FPTP प्रणाली को प्राय सभी ने अनुचित ठहराया। हम आपको ये शब्द जो आया है भारत की पास दी पोस्ट, इसको इंग्लिश में एब्रीविएशन के रूप में कहते हैं, FPTP प्रणाली को प्राय सभी ने अनुचित ठहराया है। और तो और स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चुनाव प्रणाली को प्रारंभ से ही गलत ठहराया था। इस विषय में उन्होंने 1919 में साउथ पोनरो समिति के समक्ष इसके विरुद्ध अपना कथन प्रस्तुत किया था। डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 1.1 पृष्ठ 250 पर ये रेफरेंस आपको उपलब्ध हो जाएगा। जब भारत के लोगों को शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व देने की प्रक्रिया सन 1930 में चालू हो गई थी, तब उन्होंने इस FPTP प्रणाली की संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के प्रसंग में खुला विरोध किया था। डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 5 पृष्ठ 347 पर इसका संदर्भ आपको उपलब्ध हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहु संसदीय निर्वाचन प्रणाली, जिसे कि ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत स्वीकृत किया था, के गुणों एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए उसकी पैरवी भी की थी। डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 5 पृष्ठ 348 पर इसका संदर्भ आपको उपलब्ध हो जाएगा। कितने आश्चर्य की बात है कि FPTP निर्वाचन प्रणाली को संचालित करने के लिए कानून भी है। भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1955, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1955। अगर हम अध्याय 9 में वर्णित मिट्टी नमूना सॉइल सैंपल, अनाज नमूना ग्रेन सैंपल के उदाहरणों में छिपे दर्शन के परिप्रेक्ष्य में इस अधिनियम का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि ना तो इसमें भारतीय जनमानस इंडियन पीपुल का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन है, और ना ही यह अधिनियम जैसा कि उक्त वर्णित उदाहरणों की मदद से वास्तविक समानुपातिक जन प्रतिनिधित्व को समझने की कोशिश की गई है। इस दिशा में अग्रसर होने के लिए देश की आम जनता को प्रेरित करता है। जबकि बारीकी से देखा जाए तो यह अधिनियम कैसे मतदान प्रक्रिया को संचालित किया जाए, इसका एक कानूनी दस्तावेज है। इसके द्वारा निर्वाचन आयोग अपना काम करता है। आश्चर्य की बात यह है कि देश के किसी भी विद्वान, राजनीति शास्त्री, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ध्यान इस बारीक बात पर गया ही नहीं, जबकि इस अधिनियम के शब्द मीन्स टर्म्स जन प्रतिनिधि के अनुसार सांख्यिकीय स्टैटिस्टिक्स के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार भारत के सभी जन समूहों, इथनिक ग्रुप्स, सभी आय वर्ग एवं महिलाओं को समानुपातिक तौर पर जन प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, जैसा कि अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया था। वास्तव में इस अधिनियम का नाम कुछ इस तरह से होना चाहिए था,
निर्वाचन मतदान प्रक्रिया संचालन अधिनियम, अगर हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश एवं भविष्य में केंद्र में जन प्रतिनिधित्व मिल जाता है तो हम ऐसा अधिनियम पारित करेंगे जो कि हमारी स्कीम प्रोजेक्ट हमारे विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक होगा। आवश्यकता हुई तो संविधान संशोधन भी करेंगे। इन दिनों वर्ण व्यवस्था एवं जातिवादी मानसिकता देश में वास्तविक लोकतंत्र उसकी आदर्श परिभाषा के अनुसार एवं वास्तविक जन प्रतिनिधित्व ट्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, शासन प्रशासन, समानुपातिक भागीदारी तथा संसाधनों के समानुपातिक उपयोग में बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। अतः हमारा गहन अध्ययन यह परिणाम निकालता है कि पहला, जब तक यह सच्चाई स्वीकार नहीं कर ली जाती कि भारत देश इंडिया एज ए कंट्री अनेक राष्ट्रीयताओं, उपराष्ट्रीयताओं, जन समूह, इथनिक ग्रुप्स का एक राज्य एज ए स्टेट है जिन्हें जातियों कास्ट का नाम दिया है। अतः जब तक प्रत्येक जाति वास्तव में राष्ट्र को समानुपातिक जन प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, जब तक भारत राज्य में सुख शांति एवं वास्तविक समृद्धि नहीं आ सकती। यह जो हमें देखने सुनने को मिलता है, महान लोकतंत्र, महान संस्कृति, महाशक्ति, विश्व गुरु, मेरा भारत महान आदि सिर्फ नारे हैं, प्रोपेगेंडा है। दूसरा बिंदु, जब तक अति अमीरी समाप्त नहीं होगी, अति गरीबी भी समाप्त नहीं होगी। गरीबी हटाओ का नारा विकास विकास और विकास की गंगा मात्र नारे, सगुफे व प्रोपेगेंडा हैं। वास्तव में गरीबों, किसानों को ही हटाने एक्सटर्मिनेशन का गोपनीय एजेंडा है, क्योंकि भारत का शासक वर्ग युद्ध स्तर पर देश में मशीनीकरण कर रहा है। कृषि क्षेत्र को उपेक्षित करके रखा गया है। तीसरा बिंदु, आय की अति बड़ी सीमा, ए वेरी वेरी लार्ज रेंज ऑफ इनकम को जब तक छोटा नैरो नहीं किया जाएगा तब तक आर्थिक विकास एक बेईमानी है। विकास, इन्वेस्टमेंट, जीडीपी, गरीबों को और गरीब बनाना तथा अमीरों को और अमीर, जो कुल जनसंख्या का 10% है, बनाने का एक प्रक्रिया है। विकास, इन्वेस्टमेंट, टीजीपी, गरीबों को और गरीब बनाना तथा अमीरों को और अमीर, जो कुल जनसंख्या का 10% है, बनाने की एक प्रक्रिया है। चौथा बिंदु, जाति एवं जन समूह इथनिक ग्रुप्स को संवैधानिक मान्यता तो है, लेकिन उसे व्यवहार में लाकर जाति एवं जाति समूहों पर उनकी जनसंख्या के समानुपात में सरकारी खजाना राज्य एवं केंद्र का पूरी तरह से एवं विशिष्ट रूप से एक्सक्लूसिवली एंड कैटेगोरिकली केवल उन्हीं के ही लोगों, अफसरों, ठेकेदारों, सप्लायरों, उत्पादकों, स्टॉकिस्टों, विनिर्माताओं, बैंकरों इत्यादि के ही माध्यम से सीधा खर्चिया जाएगा। उनके व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा ट्रांसफर होने के स्तर तक जब तक उनका कोई आर्थिक भला होने वाला नहीं है। पांचवा बिंदु, हमने एक गहन अध्ययन करके यह दुखद एवं खतरनाक निष्कर्ष निकाला है कि धीरे धीरे देश पुरोहितवादी राज्य, थियोक्रेटिक स्टेट्स के रूप में
परिणत होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अंधविश्वास, संस्कारवाद, कर्मकांडवाद तथा धार्मिक उन्माद तथा धर्मांधता की भयंकर बढ़ोतरी हुई है। संविधान के प्रावधानों अनुच्छेद 51 का जा के विपरीत गैर तार्किक सोच एवं गैर वैज्ञानिक प्रवृत्ति की ओर देश तेजी से बढ़ रहा है। ये हमारे सबसे बड़े चिंता के विषय हैं। बिंदु 6, प्रश्न उठता है कि जब उक्त सभी नकारात्मक चलनों नेगेटिव ट्रेंड्स को संविधान में मात्र अमान्य ही नहीं किया गया है, अपितु उनको समाप्त करने के अनेक प्रावधान अनुच्छेद भी हैं। इतना ही नहीं, स्वयं संविधान विधि शास्त्रीय सिद्धांतों, जूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल पर तथा हेतुवाद, तर्कवाद, रैशनलिज्म पर खड़ा है, तो इसके उपरांत भी ये नकारात्मक चलन तीव्र गति से बढ़ते क्रम में क्यों है? इसका विशेष इनका विरोध जन विरोध क्यों नहीं हो रहा है? हमारे अध्ययन के अनुसार इसके अनेक कारणों में से 2 मुख्य कारण हैं। पहला, देश का तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल क्लास स्वयं को सच्चा व असली बुद्धिजीवी, ट्रू एंड रियल इंटेलेक्चुअल नहीं है। वो देश के शासक वर्ग की ही मान्यताओं को मानता है, उन्हें बढ़ावा देने, पालने पोसने, प्रचारित प्रसारित करने का काम कर अपनी रोजी रोटी, वैभव, ग्लैमर एवं इनाम इकराम, रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स को सुनिश्चित करने की जुगाड़ में लगा रहता है। दूसरा, देश की आम जनता को वास्तव में तथा वास्तविक रूप में रियली एंड प्रैक्टिकली प्रजा, सब्जेक्ट्स को अर्थात राजा, किंग यानी कि आज के नेता और कारपोरेटों की संपत्ति, प्रॉपर्टी बना कर और दीनहीन पॉपर्स बनाकर रखा गया है। आम जनता कार्ल मार्क्स के अनुसार अफीम की गोली, 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं, छूट, दाल भात योजना, सब्सिडी, मनरेगा, निःशुल्क सामग्री वितरण एवं हजारों व्यक्ति मूलक योजनाओं के रूप में खा कर मस्त है। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस श्रृंखला का पहला वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो का कृपया इंतजार करें। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।